हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आज हम पढ़ते हैं बायोमैकेनिक्स का हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है एडिशनल लीनियर फोर्स कंसिडरेशंस। लीनियर फोर्स हमने समझा था कि लीनियर फोर्स क्या होता है, जो कि एक ही लाइन के अलोंग काम करता है, ठीक है, एक्ट करता है, एक ही लाइन के अलोंग एक्ट करता है, या तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर दोनों एक ही लाइन के अलोंग एक्ट कर रहे हैं तो उसको हम लीनियर फोर्स बोलते हैं, ठीक है। अब हम लीनियर फोर्स में थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। The capsuloligamental structures pull the leg foot segment upwards. Therefore, tensile force are generated between them. टेंसाइल फोर्स क्या होता है? सबसे पहले हम समझते हैं कि टेंसाइल फोर्स क्या होता है। टेंसाइल फोर्स ये होता है कि जब भी हम किसी एक चीज़ को, अगर मैं इस मार्कर को एक फोर्स इस साइड लगाऊं और दूसरा फोर्स मैं अपोजिट डायरेक्शन में लगाऊं, एक फोर्स मैं इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं और अपोजिट डायरेक्शन में मैं दूसरा फोर्स लगा रहा हूं, तो इन फोर्सेस को हम टेंसाइल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। जब भी दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हो उसको हम टेंसाइल फोर्स बोलते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे टेंसाइल फोर्सेस, टेंशन क्रिएटेड बाय अपोजिट पुल्स ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। एक ही ऑब्जेक्ट पे अगर अपोजिट पुल लग रहे हैं, दोनों पुलिंग फोर्स है, ये भी पुल कर रहा हूँ मैं और ये भी पुल कर रहा हूँ मैं, तो अगर दो पुलिंग फोर्सेस लग रहे हैं तो उसको हम टेंसाइल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। कैप्सूल एंड लिगामेंट्स आर एनालॉग टू एन इलास्टिसाइज्ड कॉर्ड। अब हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में समझा है और आगे भी हम ऐसे समझेंगे कि जो हमारे कैप्सूल्स एंड लिगामेंट्स है, जिसको हम कैप्सूलो लिगामेंटल स्ट्रक्चर बोलते हैं, उसको हम एनालॉग, उसको हमने मान लिया है कि इलास्टिसाइज्ड कॉर्ड, एक मान लो एक रस्सी है जिसमें इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ भी है, ठीक है, कुछ हद तक उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ भी है, ठीक है। तो उसको हमने सिमिलर मान लिया है कैप्सूलो लिगामेंटल स्ट्रक्चर से, ठीक है। तो इफ़ द कॉर्ड इज़ नॉट अटैच्ड, अब इसमें हम समझते हैं कि एक रस्सी है, उस रस्सी के रिस्पेक्ट में हम समझते हैं कि लिगामेंट्स एंड जो कैप्सूल होते हैं, लिगामेंट और कैप्सूल वगैरह, वो कैसे एक्ट करता है, कैसे फंक्शन करता है, ठीक है। अब मान लो अगर एक कॉर्ड है, एक कॉर्ड या एक रस्सी है, ठीक है, अगर वो कहीं पे अटैच नहीं है, मैंने एक रस्सी रखी हुई है जो कहीं अटैच नहीं है और एक साइड से मैं उसको पुल कर रहा हूँ, तो क्या उसमें कोई टेंसाइल फोर्स क्रिएट होगा? नहीं होगा, क्योंकि उस साइड से कोई पुलिंग फोर्स नहीं है, सिर्फ एक ही साइड से पुलिंग फोर्स है, ठीक है। तो नो टेंशन इज़ डेवलप्ड इफ़ द कॉर्ड इज़ नॉट अटैच्ड एनीवेयर एंड इज़ पुल्ड। एक कॉर्ड अगर कहीं अटैच नहीं है और मैंने खींची तो उसमें कोई टेंशन डेवलप नहीं होगा, बिकॉज नो काउंटर फोर्स, कोई काउंटर फोर्स नहीं है। एक फोर्स तो मैं यहाँ से लगा रहा हूँ लेकिन उस साइड से कोई फोर्स है नहीं, कोई काउंटर फोर्स नहीं है, ठीक है, तो इसलिए इसमें कोई टेंशन क्रिएट नहीं होगा। लेकिन इफ़ कॉर्ड टाइड टू एन इमूवेबल ब्लॉक ऑफ सीमेंट, अब यहाँ पे एक एग्जांपल है कि एक कॉर्ड है, एक रस्सी है, इसको मैंने इमूवेबल, एक भारी से सीमेंट के बॉक्स से मैंने इसको टाई कर दिया, बांध दिया। अब मैं इसको पुल करूँगा तो इसमें दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो मेरा जो मैं उस रस्सी को, उस कॉर्ड को पुल कर रहा हूँ, ठीक है, और उसका काउंटर फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो इस बॉक्स का है, इस सीमेंट बॉक्स का है, ठीक है। तो दो फोर्सेस है, एक तो मेरा हैंड ऑन रोप HR, ठीक है, 110 न्यूटन का, तो हैंड ऑन रोप, जो हैंड रोप को पुल कर रहे हैं 110 न्यूटन से मैं इसको पुल कर रहा हूँ, ठीक है, और उसका अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा बॉक्स ऑन रोप, जो कि हमने BR बोल दिया, सेम 110 न्यूटन का ये भी होगा, ठीक है। अब एक चीज़ ये है कि इफ़ द रोप कैन विथस्टैंड 110 न्यूटन, देन इफ़ द फोर्स इज़ इंक्रीज्ड बाय द पर्सन, देन द रोप विल ब्रेक। अगर इस रोप की स्ट्रेंथ, या इस स्ट्रेंथ को हम टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, जैसे टेंसाइल फोर्स है कि मतलब जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं। तो अब इसकी अगर हम स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, इस रोप की स्ट्रेंथ की बात करें, तो उसको हम टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं कि वो कितनी टेंशन, कितना टेंसाइल फोर्स बियर कर सकता है, सह सकता है कितना टेंसाइल फोर्स, ठीक है। तो अब मान के चलते हैं कि इस रोप की टेंसाइल स्ट्रेंथ है 110 न्यूटन, तो अगर मैं इसको 110 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स से पुल करूँ तो ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, वही हमने लिखा है। तो सिमिलरली इन केस ऑफ कैप्सूलो लिगामेंटल स्ट्रक्चर जो होता है, उस केस में भी कुछ सिमिलर ही फंक्शन करता है वो, जैसे एक रोप या एक कॉर्ड या एक रस्सी एक्ट करती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये कैप्सूलो लिगामेंटल स्ट्रक्चर है, एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, ये दोनों देखो, ये दोनों टेंसाइल फोर्सेस है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, और पुलिंग फोर्स,
एक फोर्स है लेग फुट ऑन कैप्सूल, लेग फुट सेगमेंट का कैप्सूल पे एक पुलिंग फोर्स है, डाउनवर्ड फोर्स ग्रेविटी की वजह से, और उसका अपोजिट जो अपवर्ड फोर्स है फीमर ऑन कैप्सूल, फीमर ऑन कैप्सूल अपवर्ड है, दोनों 88 न्यूटन्स के हैं। देयरफॉर टेंशन क्रिएटेड इन द कैप्सुलो लिगामेंटल स्ट्रक्चर, इसका मतलब है कि एक टेंशन क्रिएट होगा इस कैप्सुलो लिगामेंटल स्ट्रक्चर में। अब हम मान के चलते हैं कि 88 न्यूटन्स, अब मान लो कि इस लिगामेंट, ये इस कैप्सुलो लिगामेंटल स्ट्रक्चर की टेंसाइल स्ट्रेंथ है 88 न्यूटन। तो अगर 88 न्यूटन से ज़्यादा का फोर्स लगता है, 88 न्यूटन से ज़्यादा टेंसाइल फोर्स लगता है, तो इसका मतलब कि ये लिगामेंट ब्रेक हो जाएगा। अब दो टर्म्स है, जॉइंट डिस्ट्रैक्शन और जॉइंट कंप्रेशन, ठीक है। अभी पहले हम जॉइंट डिस्ट्रैक्शन समझते हैं। नाम से पता चल रहा है कि जॉइंट डिस्ट्रैक्शन मतलब कि एक डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, एक जॉइंट है, ठीक है, मतलब कि दो बोनी सेगमेंट्स हैं जिनकी वजह से एक जॉइंट बना हुआ है, वो दो बोनी सेगमेंट्स अपोजिट डायरेक्शन में पुल हो रहे हैं, इसी वजह से तो डिस्ट्रैक्शन होगा ना, पुल होगा, ठीक है, तो जॉइंट डिस्ट्रैक्शन। अब पहले हम ये समझते हैं कि जॉइंट कैप्सूल इज़ नॉट ऑलवेज इन टेंशन, मतलब ऑल द टाइम हम ये नहीं बोलेंगे कि जैसे ठीक है यहाँ पे हमने इस एग्जांपल में बोला कि यह जॉइंट कैप्सूल टेंशन में है, डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है और एक दूसरा अपवर्ड फोर्स लग रहा है, लेकिन ऑल द टाइम हमेशा एक जॉइंट कैप्सूल टेंशन में नहीं होता। जैसे कि अगर इफ़ लेग इज़ लाइंग ऑन द ट्रीटमेंट टेबल, एक ट्रीटमेंट टेबल पे एक पर्सन लाइंग पोजीशन में है, देन नो टेंशन ऑन द कैप्सूल एंड लिगामेंट, तब कैप्सूल लिगामेंट पे कोई टेंशन क्रिएट नहीं हो रहा है, क्योंकि अब इस केस में तो चलो ठीक है डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं, ग्रेविटी इसके अगेंस्ट एक फोर्स अपवर्ड एक्ट कर रहा है, लेकिन जब लाइंग पोजीशन में है तब तो जो लिगामेंट कैप्सूल लिगामेंटल स्ट्रक्चर है वो तो किसी फोर्स के अंडर नहीं है ना, तो उस टाइम पे वो रेस्ट पे होगा, ठीक है, उस टाइम पे कोई टेंसाइल फोर्स, कोई टेंशन नहीं होगा उस कैप्सूल लिगामेंटल स्ट्रक्चर में। सिमिलरली वैसे ही इफ़ लेग फुट सेगमेंट इज़ सपोर्टेड बाय समवंस हैंड, अब मान लो एक हैंड से मैंने इस लेग फुट सेगमेंट को सपोर्ट कर दिया, एक हैंड है जिससे मैंने लेग फुट सेगमेंट को सपोर्ट कर दिया है, तो अब हैंड पुशिंग अपवर्ड बाय प्लस 88 न्यूटन, एक डाउनवर्ड फोर्स तो लग रहा था ग्रेविटी की वजह से जो माइनस 88 न्यूटन था, तो अब मैं हैंड से इसको अपवर्ड पुश दे रहा हूँ प्लस 88 न्यूटन का, तो अब भी स्टिल ये टोटल फोर्स जो है वो ज़ीरो ही रहेगा, नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो रहेगा, ठीक है। तो अभी भी हम बोलेंगे कि ये जो कैप्सुलर लिगामेंटल स्ट्रक्चर है वो टेंशन में नहीं है, ठीक है। पुल ऑफ वन बोनी सेगमेंट फ्रॉम अनदर इज़ नोन एज जॉइंट डिस्ट्रैक्शन। ये मैंने पहले भी बोला कि अगर एक बोनी सेगमेंट को दूसरे बोनी सेगमेंट से पुल करते हैं, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल फोर्स लगाते हैं, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको हम जॉइंट डिस्ट्रैक्शन बोलते हैं, जैसे नाम से पता चल रहा है, ठीक है। एज द सपोर्टिंग हैंड इज़ रिमूव्ड, अब देखो अब ये चीज़ है कि एक्सेलरेशन ऑफ जॉइंट डिस्ट्रैक्शन, एक्सेलरेशन एक एग्जांपल है, ठीक है, एक एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं कि अगर एक जॉइंट डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, तो उसका अगर हमें एक्सेलरेशन पता लगाना है कि अब मान लो जैसे हैंड हमने रिमूव कर दिया, एक लेग फुट सेगमेंट है जिसको हमने सपोर्ट करके रखा था एक हैंड से, अब हैंड हमने रिमूव कर दिया, तो अब तो एक ही फोर्स बचा ना डाउनवर्ड, अब तो अपवर्ड फोर्स कोई लग नहीं रहा, तो अब एक डाउनवर्ड फोर्स ही बचा, तो इसलिए अब ये लेग फुट सेगमेंट डाउनवर्ड एक्सेलरेट करना शुरू करेगा, तभी तो जॉइंट डिस्ट्रैक्शन हो पाएगा। ये एक जॉइंट, एक बोनी सेगमेंट है, दूसरा बोनी सेगमेंट है, ये जॉइंट बना, अब पहले तो एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा था जिसको हमने काउंटर बैलेंस किया हुआ था अपोजिट एक हैंड से, अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स से हमने इसको बैलेंस करके रखा था, लेकिन अब वो अपवर्ड फोर्स जो है हमने हैंड रिमूव कर दिया, तो अब सिर्फ वो डाउनवर्ड फोर्स ही बचा, तो इसलिए जॉइंट डिस्ट्रैक्शन होना शुरू होगा और एक डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होना शुरू होगा उस बोनी सेगमेंट का। अब हम ना उस एक्सेलरेशन को जानना चाहते हैं कितना अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है। अब ये इतना ऐसे इम्पॉर्टेंट है नहीं, बट स्टिल एक बारी को जान लेते हैं कंसेप्ट जानने के लिए, ठीक है। अब है कि एक्सेलरेशन का हमें फॉर्मूला पता है, फोर्स पता है हमें, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, मतलब कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाय मास, देयरफॉर वेट ऑफ लेग फुट एंड वेट बूट सेगमेंट मस्ट बी नोन। वेट हमें पता होना चाहिए, वेट क्या होता है, वेट होता है डाउनवर्ड फोर्स, कितने फोर्स से डाउनवर्ड एक जो सेगमेंट है वो एक्सेलरेट कर रहा है, या डाउनवर्ड फोर्स कितना लग रहा है एक सेगमेंट के ऊपर, वही तो वेट होता है एक ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो हमें ये जानना ज़रूरी है, इससे हमें पता लगेगा कि एक एक्सेलरेशन, कितने एक्सेलरेशन से ये जो बोनी सेगमेंट है ये डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। अब ये एक एग्जांपल है कि अगर वेट हमें पता लगाना है, ऐसे होता है ना फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, वैसे ही डाउनवर्ड फोर्स जो है मतलब कि वेट
मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन को हमने जी मान लिया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब कि वेट इज़ मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब कि अगर हमें मास चाहिए, अगर हमें मास पता लगाना है तो मास है, मास वेट बाय जी हो गया, मतलब कि 88 बाय 9.8। अब ये 88 कहाँ से आया, अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टेड डाउनवर्ड, जैसे मैंने बोला ना कि वेट कितना है, वेट डाउनवर्ड जितना फोर्स एक्ट कर रहा है, मतलब कि 88 न्यूटन। तो 88 बाय जी की वैल्यू हमें पता है कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो इससे हमें पता लगा कि 8.9 केजी का मास है। इस पूरा लेग फुट एंड वेट बूट सेगमेंट का जो मास है वो 8.9 केजी हमें पता लग गया, ठीक है। अब हमें एक्सेलरेशन पता लगाना है, एक्सेलरेशन फोर्स बाय मास, फोर्स बाय मास, मास हमें पता है 8.9 केजी है, और फोर्स हमें पता लगाना है। अब हमने यहाँ पे क्या किया कि डाउनवर्ड फोर्स जो है वो 88 न्यूटन का है, लेकिन अपवर्ड फोर्स जो हम हैंड से लगा रहे हैं वो हमने 60 न्यूटन कर दिया, ठीक है। अब हम समझ रहे हैं कि सिर्फ 60 न्यूटन का फोर्स ही हम अपवर्ड डायरेक्शन में दे पा रहे हैं, और ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड फोर्स जो लग रहा है इस लेग फुट, इस लेग कैप्सूल पे, कैप्सूलर लिगामेंटस स्ट्रक्चर पे, वो 88 न्यूटन्स का है। इसका मतलब कि -88 न्यूटन प्लस 60 न्यूटन, मतलब कि -28 न्यूटन। डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा है, अपवर्ड फोर्स जो है वो थोड़ा कम है, तो स्टिल जो नेट फोर्स होगा वो डाउनवर्ड ही लगेगा ना, तो इसलिए डाउनवर्ड -28 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इसलिए हमने -28 बाई 8.9 विच इज़ इक्वल टू 3.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि टोटल जो ये लेग फुट सेगमेंट है ये डाउनवर्ड एक्सेलरेट करेगा, एक्सेलरेशन जो इसका होगा वो होगा 3.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देयरफॉर द जॉइंट इज गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड अवे एट एन एक्सेलरेशन ऑफ 3.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम जॉइंट कंप्रेशन के बारे में समझते हैं। अभी तक हमने जॉइंट डिस्ट्रैक्शन समझा। जॉइंट डिस्ट्रैक्शन मतलब कि अगर डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अपवर्ड फोर्स, जो हम हैंड से फोर्स लगा रहे हैं अगर वो कम है और डाउनवर्ड फोर्स जो है वो ज़्यादा है, तो तब जॉइंट डिस्ट्रैक्ट करेगा, जो ओवरऑल रिजल्टेंट फोर्स होगा वो डाउनवर्ड्स होगा, और जो ये बोनी सेगमेंट है वो डाउनवर्ड्स एक्सेलरेट करेगा। लेकिन जॉइंट कंप्रेशन में क्या है, अगर जो हम हैंड से सपोर्ट दे रहे हैं वो ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है उससे ज़्यादा है, ठीक है, तो तब जॉइंट कंप्रेशन होगा। अगर अपवर्ड फोर्स जो हम दे रहे हैं वो +90 न्यूटन्स का है और डाउनवर्ड फोर्स जो है सिर्फ -88 न्यूटन है, जो अपवर्ड फोर्स है वो +90 न्यूटन्स का है और जो डाउनवर्ड फोर्स है वो सिर्फ -88 न्यूटन का है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो ओवरऑल जो सेगमेंट है वो अपवर्ड एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, सपोर्टिंग द लेग फुट सेगमेंट विद समवंस हैंड कैन मिनिमाइज टेंशन। अब किसी का अगर लेग फुट सेगमेंट है, इसको अगर हम सपोर्ट करें तो टेंशन जो होता है वो मिनिमाइज हो जाएगा। ऑब्वियसली अगर ये सपोर्ट नहीं दे रहे हैं तो ये नीचे डाउनवर्ड्स एक्सेलरेट करेगा तो टेंशन ज़्यादा होगा, लेकिन अगर हमने सपोर्ट किया तो टेंशन जो लेग फुट सेगमेंट का जो कैप्सुलर लिगामेंटस स्ट्रक्चर है उसमें टेंशन कम होगा। अब इस एग्जांपल में +2 न्यूटन्स अपवर्ड, डाउनवर्ड फोर्स -88 न्यूटन है और अपवर्ड फोर्स जो है वो +90 न्यूटन है, मतलब 2 न्यूटन ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि +2 न्यूटन्स अपवर्ड एक्सेलरेट करेगा और 2 न्यूटन अपवर्ड ज़्यादा फोर्स है, ठीक है। तो therefore the leg foot segment will accelerate upwards until a new force is encountered, therefore capsule and ligament become slack। अभी इसका मतलब है कि ये अपवर्ड एक्सेलरेट करेगा, ठीक है, और इससे हमें क्या पता चलता है कि जो कैप्सूल और लिगामेंट्स है वो स्लैक हो जाते हैं। अब एक स्लैक टर्म है, एक टर्म है टॉट, एक है स्लैक। जो पहले हमने डिस्ट्रैक्शन फोर्स समझा था, जो टेंशन जो जनरेट हो रहा था कैप्सूलर लिगामेंटस स्ट्रक्चर में, तो उसमें जो लिगामेंट्स है वो पुल हो रहे हैं और एक लिमिट आएगा जब वो पूरे टॉट होंगे, पूरे पुल होंगे, उसको हम TAUT टॉट बोलते हैं। और यहाँ पे जब हम जॉइंट कंप्रेशन कर रहे हैं, अब ये पुल नहीं, अब ये एकदम से लूज़ हो जाएंगे, जो कैप्सूल एंड लिगामेंट है वो एकदम लूज़ हो जाएगा, उस टर्म को हम बोलते हैं स्लैक। इसका मतलब कि यहाँ पे कैप्सूलर लिगामेंटस स्ट्रक्चर जो है वो स्लैक पोजीशन में है, स्लैक है अभी, ठीक है। When two joint surfaces are in contact with each other, इसको हम जॉइंट रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि जैसे एग्जांपल दिया था मैंने कि ये बोर्ड और ये वॉल है, अगर ये एक दूसरे के कांटेक्ट में है तो एक्शन रिएक्शन फोर्स है, जिसको सिंपली हम जॉइंट रिएक्शन फोर्सेस बोलते हैं, ठीक है। वैसे ही जब दो जॉइंट है अगर वो एक दूसरे के कांटेक्ट में है तो एक्शन रिएक्शन फोर्स है, जिसको हम जॉइंट रिएक्शन फोर्स बोलते हैं, ठीक है, वो प्रोड्यूस होता है।
जो न्यूटन्स थर्ड लॉ है वो बताता है ना कि जो एक्शन रिएक्शन फोर्स प्रोड्यूस होता है जब दो स्ट्रक्चर्स जो है वो कांटेक्ट में होते हैं। और व्हेन टू जॉइंट सरफेसेस कंप्रेस्ड, अगर उनको कंप्रेस किया जाए तो उसको हम कंप्रेशन फोर्स बोलते हैं। जैसे पहले हमने पढ़ा था डिस्ट्रैक्शन फोर्स, अगर उनको पुल किया जाए तो उसको डिस्ट्रैक्शन फोर्स बोलते हैं। वैसे ही अगर उनको एक दूसरे के पास लाया जाए तो उसको हम कंप्रेशन फोर्स बोलते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ है कि कंप्रेशन फोर्सेस आर रिक्वायर्ड टू पुश जॉइंट सरफेसेस टुगेदर टू प्रोड्यूस जॉइंट रिएक्शन फोर्स। मतलब कि एक ये दो बोनी सेगमेंट्स है और एक जॉइंट है, ठीक है। तो अब कंप्रेशन फोर्स लगाया जाएगा ताकि ये दोनों बोनी सेगमेंट्स एक दूसरे के पास आ सके और कांटेक्ट में आ सके, ताकि जॉइंट रिएक्शन फोर्स प्रोड्यूस हो। मतलब कि कंप्रेशन फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है ताकि हम एक जॉइंट सरफेस जो है उसको टुगेदर पुश कर सके और जॉइंट रिएक्शन फोर्स प्रोड्यूस हो सके। अब हम दो टर्म समझते हैं, शेयर फोर्सेस और फ्रिक्शन फोर्सेस। पहले शेयर फोर्सेस क्या है? एक्शन लाइन पैरेलल टू द कॉन्टैक्टिंग सरफेस लिमिट्स मूवमेंट बिटवीन सरफेसेस। अगर दो कॉन्टैक्टिंग सरफेस, जैसे ये एक सरफेस है जो फुट है और ये एक प्लेट है, ठीक है, तो ये दोनों कॉन्टैक्टिंग सरफेस है, तो इनके बीच में जो फोर्सेस जो पैरेलल है इन दोनों कॉन्टैक्टिंग सरफेसेस से, जो पैरेलल फोर्स जो क्रिएट होता है उसको हम शेयर फोर्स बोलते हैं। अब फ्रिक्शन फोर्स एक टाइप का शेयर फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स हमें पता है क्या होता है। फ्रिक्शन फोर्स एक टाइप का शेयर फोर्स है, अब जो कि अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। जिस डायरेक्शन में, जैसे ये जो फुट है इसका जिस डायरेक्शन में मूवमेंट है, जैसे मान लो ग्रेविटी की वजह से ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो जो फ्रिक्शन फोर्स एक टाइप का शेयर फोर्स है जो जिस डायरेक्शन में एक सेगमेंट जो है वो मूव कर रहा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करता है। अ स्पेशल टाइप ऑफ शेयर फोर्स वेयर द फोर्स इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये एक एग्जांपल है कि ये एक लेग फुट सेगमेंट है और ये एक प्लेट है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि ये एक फोर्स लग रहा है हमारा FLFP, जो कि है फोर्स ऑफ लेग फुट ऑन प्लेट, फोर्स ऑफ लेग फुट ऑन प्लेट। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एक एक्शन फोर्स है तो इसका एक रिएक्शन फोर्स भी होगा। मतलब कि फोर्स ऑफ प्लेट ऑन लेग फुट, फोर्स ऑफ लेग ऑन फुट प्लेट और फोर्स ऑफ प्लेट ऑन लेग फुट, ठीक है। ये दो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हो गए। ऐसे ही जो GLF है, मतलब कि ग्रेविटी ऑन लेग फुट, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन लेग फुट, ऑब्वियसली डाउनवर्ड्स होगा, तो इसका जो अपोजिट एक फोर्स आएगा वो होगा फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि एक टाइप का शेयर फोर्स है, FRLP, फ्रिक्शन फोर्स ऑन लेग फुट, ठीक है। अब दो पॉइंट्स है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स अपॉन, जो फ्रिक्शन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है तो अमाउंट ऑफ कांटेक्ट कि दो सरफेसेस कितना कांटेक्ट कर रहे हैं। अब मान लो सिर्फ हील कांटेक्ट कर रहा होता तो फ्रिक्शन फोर्स इनके बीच में अलग होता, ठीक है, उसकी वैल्यू अलग होती। लेकिन अब पूरा फुट कांटेक्ट में है तो इस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है। वैसे ही अमाउंट ऑफ स्लिपरीनेस और रफनेस ऑफ द सरफेस, कि ये जो सरफेस है जो प्लेट है और दूसरा जो फुट है, इन दोनों के बीच में कितना स्लिपरीनेस है या कितना रफनेस है उस पर भी डिपेंड करता है कि फ्रिक्शन कितना। अगर रफनेस ज़्यादा होगी तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, अगर रफनेस कम होगी, स्लिपरीनेस ज़्यादा होगी तो मतलब कि फ्रिक्शन कम होगा, ठीक है। अब दो चीज़ें हैं कि एक टर्म है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक है डायनामिक फ्रिक्शन। जब मान लो ये पूरा सेगमेंट जो है ये टोटल नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो है, मतलब कि ये लेग फुट सेगमेंट कहीं मूव नहीं कर रहा, ना ही डाउनवर्ड मूव कर रहा है ना ही अपवर्ड मूव कर रहा है। इस टाइम पे जो ग्रेविटी ऑन लेग फुट जो है इसके एग्जैक्ट सेम वैल्यू है फ्रिक्शन ऑन लेग फुट, मतलब कि जो अपवर्ड फोर्स है। तो इस टाइम पे हम जो फ्रिक्शन लग रहा है इसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन कह रहे हैं, क्योंकि ये पूरा स्टैटिक पोजीशन में है इसलिए इसको स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। लेकिन मान लो जब ये लेग फुट सेगमेंट जो है ये डाउनवर्ड मूव करना शुरू कर देता है, तब जो फ्रिक्शन फोर्स अपवर्ड एक्ट कर रहा होगा उसको हम डायनामिक फ्रिक्शन बोलेंगे, ठीक है। व्हेन सरफेस इज मूविंग इसको हम डायनामिक फ्रिक्शन बोलते हैं, व्हेन सरफेस इज नॉट मूविंग जो इस केस में है उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। अब एक चीज़ और है कि जो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू μS/Fc। μS क्या है? इसको हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। यहाँ पे इस केस में μS मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना है कि हाँ जो μS होता है इसको हम μS बोलते हैं, इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और Fc मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, मतलब कि जो
जो कॉन्टैक्ट फोर्स है, जितना कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है, जैसे इस केस में ये FLFP, फुट ऑन लेग फुट ऑन प्लेट, ठीक है, तो ये जितना फोर्स है इससे कम होगा जो फ्रिक्शनल स्टैटिक फ्रिक्शन का जो फोर्स होगा। ऑब्वियसली अगर स्टैटिक फ्रिक्शन इस फोर्स से ज़्यादा होगा तो इसका मतलब कि ये तो मूव ही नहीं करेगा, ये तो बिल्कुल इसी पोजीशन में रहेगा, डाउनवर्ड मूव कर ही नहीं सकता। तो इसलिए जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसका फोर्स जो होता है, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू μs FC, मैग्नीट्यूड ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। और ये दो चीज़ें कि जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आइस का होता है, ऑब्वियसली आइस स्लिपरी होती है तो आइस का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा वो बहुत कम होगा, 0.05। वैसे ही μs फॉर वुड, जो वुड है, वुड अब रफ है, ठीक है, तो वुड का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा वो 0.25 होगा, इससे ज़्यादा, ठीक है। थैंक यू।